नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लाला रमीना से आचार्य समाजशास्त्र PN केसरा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा BA पार्ट द्वितीय पेपर द्वितीय समाजशास्त्र। जैसा कि मैं पहले आपको बृहद और लघु परंपराओं के अंतर स्पष्ट करने के बाद में अब अपन आते हैं सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने किया। रेडफील्ड ने मैक्सियन समुदाय का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जिसमें कि किसी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी पद्धति पर आधारित एक अध्ययन उत्तर प्रदेश की किशनगढ़ी नामक ग्राम में मैक्यूमेरिट ने किया, जिसका उद्देश्य संस्कृति और परंपराएं सामाजिक संगठन का अध्ययन करना था। मैरियट का मानना है कि ग्रामीण संस्कृति की संरचना और सामाजिक संगठन में निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। आपने बृहद और लघु परंपराओं के मध्य होने वाले अंतःक्रिया के लिए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण जैसे दो शब्दों का प्रयोग किया है। सार्वभौमिकरण का अर्थ एवं परिभाषा देखिएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। मैक्यूमेरिट के अनुसार जब लघु परंपराएं के तत्व उदाहरण के रूप में देवी देवताएं, प्रथाएं, संस्कार आदि ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात उनके फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब वे बृहद परंपराओं के स्तर पर पहुंच जाते हैं और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसे प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार मैक्यूमेरिट के मत में सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य बृहद परंपराओं का जब का तत्व से बृहद परंपराओं उन तत्वों से निर्मित होती हैं जो छोटी छोटी परंपराएं पहले से ही विद्यमान होती हैं तथा जिनका बृहद परंपराएं सदैव आच्छादित रहती हैं। इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटी छोटी स्थानीय परंपराओं के तत्व के मिलने से एक बड़ी परंपराएं निर्मित होती है, उसे हम सार्वभौमिकरण कहते हैं या कहा जाता है। अर्थात बृहद परंपराओं का निर्माण स्वतः नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी परंपराओं से जो विश्वास और कर्मकांड पहले से ही विद्यमान होते हैं और अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट रूप देने में बृहद परंपराओं का विकास होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब स्थानीय लघु परंपराओं को मिलने से एक बड़ी परंपरा का निर्माण होता है और उनका विवेचन धर्म ग्रंथों में कर लिया जाता है, तो संस्कृति के प्रसार की ये प्रक्रिया सार्वभौमिकरण कहलाती हैं। इस आधार पर सार्वभौमिकरण अलिखित विशेषताएं मानी जाती हैं। सार्वभौमिकरण की विशेषताएं, यहाँ मैं आपको सार्वभौमिकरण की विशेषता बताऊंगा। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का विकास लघु एवं बृहद परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से होता है। अगली विशेषता है सार्वभौमिकरण की। सार्वभौमिकरण में लघु परंपराओं का प्रतिनिधित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए वे नवीन बृहद परंपराओं का निर्माण करती हैं। अगली विशेषता, पवित्रता की दृष्टि से लघु और बृहद दोनों परंपराएं समान रूप से बनी रहती हैं। किसी समाज में अधिकांश व्यक्ति दोनों ही परंपराओं से संबंधित कर्मकांडों में भाग लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अगली विशेषता, बृहद परंपराएं पूर्णतः नवीन होती हैं, जबकि
जबकि वे वास्तव में लघु परंपराओं ही संशोधित रूप में होती हैं। उसके बाद में अगली विशेषता, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में स्थानीय धार्मिक विश्वास उदाहरण के रूप में जो लघु परंपरा का रूप है व्यापक स्तर पर फैल जाती हैं, तो वह सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, सार्वभौमिकरण कहलाता है। उसके बाद में अगली विशेषता, वृद्ध परंपराएं प्राय धार्मिक धर्म ग्रंथों में उल्लेखित होती हैं। आगे विशेषताओं के बाद में मैं आपको निष्कर्ष रूप में बता दूं इन विशेषताओं का कि जब परंपराएं के तत्व व्यापक स्तर पर ऊपर की ओर फैल जाते हैं, किसके, लघु परंपरा के तत्व व्यापक स्तर पर ऊपर की ओर फैल जाते हैं और उस स्थिति में वे अपने मूल रूप को खो देते हैं और वृद्ध परंपरा का अंग बन जाते हैं, तो वे प्रक्रिया सार्वभौमिकरण कहलाती है। सार्वभौमिकरण के उदाहरण, सौरती एक उदाहरण है सार्वभौमिकरण का। सौरती, मैथ्यू मेरिट ने किशनगढ़ी क्षेत्र का अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि दीपावली के त्यौहार के अवसर पर यहाँ ग्रामीण लोग अपने घर की दीवार पर चावल और आटे की एक प्रतिमा बनाते हैं, जिसे उन्होंने सौरती कहा है। इसे देवी का रूप माना है, जिसकी पूजा दीपावली पर लोग आवश्यक रूप से करते हैं। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि लक्ष्मी धनवानों की देवी है और सौरती उनकी अपनी देवी है। वैसे सौरती के अतिरिक्त लक्ष्मी की पूजा भी यहाँ की जाती है। इस संबंध में मेरिट का मानना है कि सौरती से संबंधित विचार लघु परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है, जबकि उसका विस्तार ऊपर की ओर होता है तो वह उसका रूप में या अलग रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो लक्ष्मी का स्वरूप ले लेती है। लक्ष्मी की गणना वृद्ध परंपराओं में की जाती है, जहाँ लघु परंपराएं सौरती का प्रतिनिधित्व करती है, वृद्ध परंपरा लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। इससे ही हम सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला उदाहरण आप अच्छे से समझ लें, सालुनो। मैथ्यू मेरिट ने सालुनो के त्यौहार का वर्णन सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के रूप में किया है। जिस दिन सब जगह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन किशनगढ़ी में सालुनो का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के कुछ दिन पूर्व विवाहित स्त्रियां अपने ससुराल में अपने माता पिता भाई बहनों से मिलने आती हैं और सालुनो के दिन उनके पति उन्हें ले जाने के लिए ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने से पूर्व वे विवाहित स्त्रियां अपनी अविवाहित बहनों सहित अपने भाइयों के सर तथा कान पर जौ की बालें रखती हैं। वास्तव में वे इस रूप में भाई बहनों के प्रति अपनी आस्था का संबंध व्यक्त करती हैं। भाई इसके बदले उन्हें कुछ धन एवं सिक्के आदि देते हैं, क्योंकि वे अपनी बहनों को कुछ दिया कोई उपहार उनसे नहीं लेते। तदंतर भाई और जीजा खेल में भाग लेते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाता है, जिसमें पंडित भाई और जीजा खेल में भाग लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है, जिसमें पंडित ब्राह्मण अपने जजमानों की कलाइयों पर मंत्रोच्चारण करते हुए राखी बांधते हैं और बदले में कुछ धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को
बिना कुछ दिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं की जाती, ऐसी परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार रक्षाबंधन बृहद परंपराओं की उत्पत्ति सालूनों लघु परंपराओं से हुई होगी। बाद में सालूनों का फैलाव होता गया और उसे रक्षाबंधन के रूप में ले लिया गया। मैकमेरिट ने बताया कि किशनगढ़ी में सालूनों और रक्षाबंधन दोनों एक साथ मनाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ मनाए जाते हैं। यही सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया है। मैकमेरिट ने कुछ और भी उदाहरण दिए, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। ठाकुर ठकुरानी, नवयुवक एवं कल्याणी आदि मियाँ साहब नामक स्थानीय देवताएं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ये अन्य क्षेत्रों में विख्यात होते चले जाते हैं। मैकमेरिट ने उदाहरणों की आगे कड़ी में श्रीनिवास ने आलोचना की है। उन्होंने राजस्थान के पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुभविक अध्ययन के आधार पर मैकमेरिट के विचारों से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि इस त्योहारों की जड़ बृहद परंपराओं से ही होती है। श्रीनिवास का कहना है कि सौरती कोई अन्य देवी नहीं वरन लक्ष्मी ही है। सौरती सुख रात्रि का अपभ्रंश रूप है, जो दीपावली के त्यौहार पर प्राचीन नाम से देवी देवताओं के रूप में पूजी जाती है। इस तरीके से एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना के बाद में स्पष्ट होता है कि वास्तव में बृहद परंपराएं होती हैं। स्पष्ट करना अत्यंत कठिन है कौन सी तत्वों की उत्पत्ति बृहद परंपराओं से संबंधित है और कौन सी लघु परंपराओं से, परंतु यह स्पष्ट है कि बृहद परंपराओं से ही धीरे धीरे रूप परिवर्तित होकर के लघु परंपराएं और बृहद परंपराएं सार्वभौमिकरण को उत्पन्न करती हैं या सार्वभौमिकरण का रूप धारण कर लेती हैं। धन्यवाद।